नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें आप लोगों को हिमाचल प्रदेश भर की जानकारी देते हैं और हिमाचल में कौन सी चीजें बड़ी हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, उन सब के बारे में हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसी के साथ साथ बहुत से लोगों की उम्मीदें जो है यहाँ पर उफान पर हैं और बहुत से लोग उन उम्मीदों को लेकर यहाँ पर विधानसभा तक पहुंच भी रहे हैं। कई लोग कागज दे रहे हैं, कई लोग अपनी एप्लीकेशंस दे रहे हैं, कई लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं और कई लोग घेराव कर रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं। बात सिर्फ एक ही है कि सभी लोगों का केवल एक ही मंशा है कि उनकी बात यहाँ पर सुनी जाए। और हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्रयास यही हो रहा है कि सभी वर्ग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ यहाँ पर हो, उनके लिए कुछ यहाँ पर सरकार करे। अगर कुछ पहले हो चुका है तो उसको और बेहतर किया जाए और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो उसको किया जाए। तो उसी को लेकर विधानसभा चल ही रहती है और जो पक्ष है वो यहाँ पर बताता है कि हमने क्या करना है और कितना हम कर चुके हैं, और जो विपक्ष है वो ये बताता है कि उन्होंने क्या नहीं किए, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो अभी तक नहीं कर पा रहा है, जो सरकार है वो नहीं कर पा रही है। अजय बनियाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसी के साथ साथ बहुत सी और चीजें जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इस लाइव स्ट्रीम में बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर हमारे बीच में रह रहा है, वो जो आप लोगों को पता ही है, वो ये है कि आज जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका धरना प्रदर्शन है यहाँ जो विधानसभा है वहां पर। विधानसभा की यदि बात करें तो विधानसभा में इस समय पर आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं काफी समय से अपने लिए एक स्थायी नीति की बात कर रहे हैं, एक जो जॉब सिक्योरिटी की बात वो कर रहे हैं, और वो जॉब सिक्योरिटी और स्थायी नीति जो है उनको काफी समय से मिल नहीं रही। जॉब सिक्योरिटी और स्थायी नीति को लेकर आज वो यहां पर विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा में उसके पास रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर यहां पर वो आज इकट्ठे होंगे और विधानसभा में अपनी मांगों को लेकर अवगत करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार या विपक्ष को उनकी मांगों का नहीं पता, लेकिन कई बार अपनी आवाज के लिए उनको काफी समय से वो ये बोल रहे हैं और अपनी आवाज को उठाने के लिए वो यहां पर गए भी हैं। इस कहानी का, इस स्टोरी का, इस खबर का एक और पहलू भी है, वो भी आप लोगों को यहां पर बता देते हैं। पहला पहलू तो जैसे हमने बताया कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन अकेला केवल वो ऐसा ही केवल नहीं करेंगे, उनके साथ के दो वर्गों में एक तरह से बटे हुए हैं। पहला वर्ग जो है वो यहां पर जो आगे जो हमारे बीच में सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो भी बाकी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मिलेगा। और एक वर्ग जिसको सीटू का समर्थन पर्याप्त है वो यहां पर सीधा सीधा प्रदर्शन ही करेगा। तो दोनों चीजें यहां पर इकट्ठे होंगी, प्रदर्शन भी होगा, बात भी होगी। मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले भी कहा था, जब यहां पर ओपीएस की बात हुई थी, कि भाई देखिए अगर ओपीएस वाले यहां पर टीचर्स की तरह मिलने आते तो मैं उनके बारे में बात भी करता, लेकिन वो उन्होंने यहां पर घेराव किया। शायद उसी से ये सीखकर उन्होंने भी यहां पर देखा है कि चले घेराव तो हम करेंगे ही, जैसे कि हमने पहले से अनाउंस कर रखा है, लेकिन उसी के साथ साथ बातचीत करने के लिए भी जाएंगे। तो यहां पर अब बातचीत करने के लिए भी एक गुट इनका जाएगा, एक ग्रुप इनका जाएगा और दूसरा यहां पर हमारे बीच में घेराव भी यहां पर होगा ही। तो आज विधानसभा का घेराव करने के लिए ये सभी लोग पहुंचेंगे। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें और आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई गई, उनके लिए जो स्थायी नीति है उसको बनाने के लिए जो सब कमेटी यहां पर बनाई गई है, जिनकी अध्यक्षता में महेंद्र सिंह ठाकुर, जल शक्ति मंत्री, जिनकी अध्यक्षता में ये सब कमेटी बनाई गई है, उस समय कमेटी उन्होंने महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कल एक बात कही है, बड़ी बात है कि हम लोग जल्द ही यहाँ पर लोगों जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए ये सब कमेटी हम लोग यहाँ पर उसका गठन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी की सरकारें हैं उन लोगों ने ये नहीं किया, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने सरकार, अपने जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए ये सब करेंगे कि उनके लिए जो ये नीति है वो बन के ऑलमोस्ट हमारे बीच में तैयारी है और हम यहाँ पर उसको जल्द ही उसको लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तो आज आउटसोर्स इस जो नीति है उसका हमारे बीच में उसकी मांग को लेकर और अपने लिए जॉब सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर बहुत से लोग जो आउटसोर्स के तौर पर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे और यहाँ पर प्रयास यही रहेगा उन सबका कि जो सरकार है उनकी बात जल्दी से जल्दी मान ले और जितना ज्यादा हो सके उनकी इस बात को, इस उनकी डिमांड को वो लागू कर दे। तो बहुत से लोगों की ये डिमांड है कि पहले तो उनको देखिए, जॉब सिक्योरिटी की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है कि अगर हम काम कर रहे हैं, प्रमोशंस की डिमांड रहती है, पैसे की डिमांड रहती है, न्यूनतम वेतन की डिमांड रहती है, वो सारी डिमांड्स को इकट्ठे लेकर ये यहाँ पर पहुंचेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पर स्ट्रीम में जुड़े हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके कमेंट भी जरूर कीजिए और अपने प्रश्नों को यहाँ पर जरूर लिखिए। गुड मॉर्निंग है कुलदीप जी, राजपूत जी और जी नेकचंद जी, विष्णु शास्त्री जी। चलिए आप सभी लोगों को ये भी बता दें, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर एक तो आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे बीच में यहाँ पर रहेंगे।
देंगे और उसमें जो यहाँ पर घेराव करेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बता देना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस समय पर जो विधानसभा का सत्र बैठा हुआ है, उसी के साथ साथ यहां पर उसी विधानसभा के सत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही अपने नेताओं ने अपनी ही सरकार को यहां पर घेर दिया था। आपको ये बता दें कि जो पवन नैयर है चंबा के हैं और वहां पे उन्होंने बताया कि कई रूटों में बसें बंद किए हैं, आपने क्यों किए हैं। और उसी के बाद जो नाचन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हैं विनोद कुमार, वो 2 वर्ष बाद भी घनौट विश्राम गृह का निर्माण कार्य पूरा न होने पर उन्होंने यहाँ पर प्रश्न उठाया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हालांकि देखिए दो एक ऐसे वर्ग हैं जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक आउटसोर्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो जैसे आज धरना प्रदर्शन करना है। एक और यहाँ पर वर्ग है जिसको आप कर्णामूलक कहते हैं। कर्णामूलक जो है वो अपना क्लास 3 की जॉब्स के लिए यहाँ पर बहाली के लिए लगातार बात कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि इतना समय हो चुका है, बहाली नहीं हुई है। कई तो ऐसे हैं जो काफी समय से यहाँ पर जो है अपनी वेट कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति उनको मिलेगी, कब यहाँ पर कुछ किया जाएगा। लेकिन अब वो होता कब है, होगा भी या नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न है। सभी गुड मॉर्निंग, नीलम जी, रमा जी, सुमन जी। लेकिन अब बात ये क्या रहती है कि जो करीब 200, 250, 220 से तो ऊपर हो चुके हैं, 250 दिनों के आसपास कर्णामूलक क्रमिक भूख हड़ताल पर है और अभी तक कोई भी सरकारी मुलाजिम या सरकार की ओर से कोई भी यहाँ पर लोग उनसे यहाँ पर मिलने नहीं आ रहा। और यहाँ पर उन लोगों का लगातार डिमांड यही है कि भाई वो क्लास 3 की जो जॉब्स है उनको यहाँ पर बहाल किया जाए। कई तो ऐसे हैं जो काफी समय से, जिनके माता पिता को मरे हुए काफी समय हो चुका, उनका देहांत हुए को काफी समय हो चुका, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक उन लोगों को यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर बात, क्षमा चाहेंगे, जो यहाँ पर नौकरियों को लेकर बात थी, वो उन्हें नौकरियां अभी तक नहीं मिली है। और लगातार वो लोग भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। उनकी ऐसा लग ही नहीं रहा कि सरकार को उनकी तरफ कोई किसी भी तरह से बातचीत यहाँ पर उनकी हो रही है। चलिए बहरहाल एक बात ये रहती है, ये दो तरह के लोग हमारे बीच में रहेंगे। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के लोगों को ही कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन किन लोगों को यहाँ पर कोटा नहीं मिलेगा वो आप लोगों को बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के जो स्थायी निवासी बाहरी राज्यों में रह रहे हैं उनके बच्चों को एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य कोटा का लाभ सरकार नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह का लाभ देने में हमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। इसमें प्रश्नकाल के दौरान जो कांग्रेस विधायक है राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि ऐसा करने के प्रदेश में पढ़ रहे बच्चों के हितों पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए जो बच्चे यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी तो है जिनके माता पिता, लेकिन वो बाहर की तरफ रह रहे हैं, उनको एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स पर यहाँ पर सरकार का कोटा नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको ये, हालांकि ये पुरानी खबर है ये, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बता दें, आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई नए जिले बनने पर सरकार का कोई विचार नहीं है, कोई नया जिला नहीं बनेगा। उन्होंने जैसे कि बताया भी है कि कोई नए जिले बनाने के लिए अभी कोई विचार नहीं है, कोई कारण भी नहीं है। और बोला, मुख्यमंत्री ने पहले ही बोला था, जिस समय पर उन्होंने वर्चुअल संवाद किया था, कि जिले तब बनाए जाएं जिसको कुछ औचित्य हो। इस समय पर कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ जिस समय पर चुनावी वर्ष चलता है तो लोगों के बीच में ये बात चलती है, पता नहीं कहां से चलती है और अपने आप ही चली रहती है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर कहा था। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जैसे आज की यदि हम बात करें तो आज 9 मार्च है। 9 मार्च को अब हमने बताया कि आउटसोर्स के कर्मचारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों और जितने भी हमारे नेताओं हैं उनसे बात भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश के जितने भी किसान हैं, किसान बागवान जो हैं, उनके 13 संगठनों ने यह फैसला लिया है कि जो विधानसभा चुनाव है तब तक आंदोलन करने की उनकी चेतावनी दी है। उन्होंने 28 मार्च को प्रदर्शन करने की बात यहां पर कही है। उन्होंने कहा है कि सभी जो उनके जो डिमांड्स हैं उसमें उन्होंने बहुत सी चीजें यहां पर रखी हैं, जैसे कि 15 सूत्रीय उनका मांग पत्र रहा है और उसमें से खाद, कीटनाशक और अन्य लागत वस्तु की कीमतों में 40 से 100% जो वृद्धि हुई है उसमें उन्होंने ये चिंता जताई है कि भाई हम लोगों का यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर जो इस तरह की अगर नीतियां रही तो यहाँ पर कैसे किसान और बागवान अपना पेट पालेंगे, किस तरह वो काम यहाँ पर करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे बीच में बात रह रही है। तो चलिए बहरहाल ये तो 2-3 बातें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पर रही। अब आप लोगों को ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप घर बनाने की यहाँ पर सोच रहे हैं तो घर बनाना अब आपको सस्ता नहीं पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा। कारण भी उसका बता देते हैं, घर बनाना क्यों आप लोगों को महंगा पड़ेगा। तो जी देखिए, जो सरिये का दाम है वो फिर से यहाँ पर लगातार बढ़ ही रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट
सीमेंट हिमाचल प्रदेश में ही बनता है, हमारे ही इस सोलन जिले में बनता है। और सोलन जिले में जो ये सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इनकी एक बहुत अजीबोगरीब एक तरीका है इनका काम करने का। ये जब यहाँ पर फैक्ट्रियां बनाती हैं चीजें, और वो जो चीजें बन के आती हैं, जो ये सीमेंट बन के आता है, वो सभी को तो मिलता है सस्ते दामों में। बाहरी राज्य के लोगों को मिलेगा सस्ते दामों में, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अपने लोगों को जो जब ये मिलता है तो ये महंगे दामों में यहाँ पर मिलता रहता है। तो वो हमेशा से, आप लोगों को याद होगा, सरकार ने कहा था हम करेंगे, हम पर उन्होंने किया कुछ नहीं है। और उसके बाद अब हमारे बीच में जो बाकी है, आपको बता दे, अब सरिया भी जो है वो 500 रुपए क्विंटल महंगा हो गया है। 10 से 20 रुपए तक सीमेंट के दाम भी बढ़े हैं। आपको सरिये की भी बात हमने बताई, 500 रुपए क्विंटल तक महंगा हो गया है, और 8400 रुपए क्विंटल तक सरिये के दाम हमारे बीच में है। और इसी के साथ साथ जो सीमेंट है उसमें भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। कई जगह पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर नहीं पहुंचा है, सीमेंट ही नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सारी चीजें रह रही है। तो जिन लोगों का एक सपना यहाँ पर था कि घर बनाने का, उन लोगों के लिए यहाँ पर अब समस्या हो गई है। चलिए आपके प्रश्नों को लेते हैं। अमन जी ने सारे प्रश्न अपने नाम कर लिए हुए हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के पे बैंड की नोटिफिकेशन की फाइल कहां पहुंची है? सरकार झूठे दावे ही करती जा रही है। देखिए, सरकार ये तो गारंटी है कि ये घोषणा करेगी कब ये नहीं पता है। घोषणा क्यों करेगी वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, वेट करेंगे बेशक, लेकिन वो घोषणा जरूर करेंगे। कोई भी ऐसी डिमांड जिसको वो पूरा कर सकते हैं, और जो उन्होंने यहाँ पर कहा भी था कि भाई वो पूरा करेंगे, तो वो उसको पूरा करके ही हटेंगे। कारण उसका ये है क्योंकि आप लोगों के वोट भी लेने हैं, आप लोग भी कल को वोट करेंगे ही। तो कुछ समय में ये होगी, लेकिन कब होगी? देखिए, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं कि यही सरकार करती है, सभी सरकारें ऐसा करती है कि आखिरी साल में सब कुछ किया जाए, क्योंकि उससे लोगों को याद रहता है। और आखिरी साल में भी तब तक किया जाए जिस समय पर जो है लोगों को याद रहे। इस तरह से उन लोगों का हिसाब किताब, जो इस तरह से एक सोच रहती है कि आखिरी साल में किया जाए, और इस तरह से किया जाए कि लोगों को याद रहे। जुजर सिंह जी, मेरा फोन नंबर होगा 8219800004, 8219800004। व्हाट्सएप कीजिएगा कॉल करने से पहले जी। कई बार यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण चीजों में होता हूँ, उस दौरान मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कॉल उठाता नहीं है। इसके साथ आशा वर्कर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं क्या? आशा वर्कर सेमी गवर्नमेंट इसे नहीं बोल सकते, वैसे तो गवर्नमेंट डायरेक्ट ही उन्हें रखती है। सेमी गवर्नमेंट इसलिए तब होगा अगर जैसे किसी के अंडर उसको रखा जाएगा, लेकिन जितना मुझे जानकारी है वो गवर्नमेंट ही सेक्टर में कंसीडर किए जाते हैं। आप इस वीडियो स्ट्रीम को जरूर लाइक करें जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट्स तो चलिए आप करते ही रहिए, और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात यहां पर रखें। पुलिस पेपर मार्क्स 100 और आगे आगे लिखिए भाई। यहां पर मैं इस तरह से नहीं समझ पाऊंगा। जो एग्जामिनेशन की यदि आप बात कर रहे हैं, जो पुलिस की एग्जामिनेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में अभी जो पुलिस के लिखित एग्जाम की आप बात कर रहे हैं या दूसरे की बात कर रहे हैं? देखिए, लिखित परीक्षा तो हमारे बीच में पुलिस आरक्षी पदों के लिए 27 को लिखित परीक्षा है, जिसमें 1334 लोग यहां पर रहेंगे। और 1334 पदों के लिए 1334 पदों के लिए 1,87,000 लोगों ने आवेदन किया है। 1 अक्टूबर 2021 को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, और अंतिम तारीख इसकी 31 अक्टूबर थी। इसमें जी इस रिपोर्ट में तो मेरे पास ये जानकारी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, वो 100, अगर आप ये जो मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो मूल्यांकन की जो यहाँ पर बात रह रही है, उसकी अगर यदि आप बात कर रहे हैं, तो उस पर मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा। 6 पे का क्या असर होगा पे नोटिफिकेशन के बाद? प्रश्न मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। 6 पे का क्या असर होगा? ओके सर, सोशल ऑडिट एम्प्लॉइज को फंड ना होने की वजह से सैलरी नहीं मिल पा रही। स्टेट गवर्नमेंट का सोशल ऑडिट को फंड नहीं रिलीज कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट, देखिए जी, सोशल ऑडिट के लिए अगर यहाँ पर नहीं हो रही है, वैसे सरकार ऐसा भी करती है कि जो चीजों के लिए इकट्ठे ही कई बार फंड देती है। कई बार इस तरह से ये देखा गया है, इसी सरकार की बात नहीं है, हमेशा से देखा गया है कि इकट्ठे ही याद आता है, इकट्ठे ही काफी समय का फंड जो है वो लंबित पड़ा रहता है, तो उसके बाद वो उसको रिलीज करते हैं। लेकिन इस बात को हम जरूर उठाएंगे, आपने जो ये पूछी है पवन चौधरी जी। तो चलिए, मुझे लगता है ये सभी कमेंट्स सभी हो चुके हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखते रहिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।